बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। 5 अगस्त 2019 यौम इस्तेहसाल के हवाले से इस लाइव ट्रांसमिशन में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ यासिर रहमान और मेरे साथ हैं नाज़िया खान। नाज़रीन, 5 अगस्त 2019 को कश्मीरियों की ज़िंदगियों में इस्तेहसाल के एक नए बाब का इजाफ़ा हुआ। कश्मीरियों की ज़िंदगियाँ अजीरन कर दी गईं, इंसानी हुकूक की पामालियाँ बदतरीन सतह पर पहुँच गईं, कश्मीरियों की शनाख्त पर हमला किया गया, कश्मीरियों की माशरत पर हमला किया गया, कश्मीरियों की मईशत पर हमला किया गया, कश्मीरियों की कल्चरल जेनोसाइड की बुनियाद रखी गई। इसके साथ साथ अगर हम आगे चलें तो हमें आपको बताएंगे कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसको ख़त्म कर दिया गया, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो है उसे ख़त्म कर दिया गया। हिंदुस्तान ने अपने फाशिस्ट नज़रिए के तहत मकबूजा कश्मीर में 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 और 35A के ख़ात्मे के बाद से जो ड्रामा रचाया, जिस भोंडे अंदाज में आर्टिकल 370 को ख़त्म किया गया, ख़ुद हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन उसको इजाज़त नहीं देता, उसको अलाउ नहीं करता। एक केस है संपत प्रकाश केस, 1967 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने ये केस पेश हुआ। इस बड़ा मशहूर ज़माना ये केस है, संपत प्रकाश वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केस। एक शख्स था जो इंडियन था, ये केस 1967 में वो लेकर गया कि आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर दिया जाए, इसका जो स्पेशल स्टेटस खुद हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया गया है उसे ख़त्म कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 1967 में वाज़े वर्डिक्ट दिया कि इस केस को आर्टिकल 370 को ख़त्म नहीं किया जा सकता। ना हिंदुस्तान की असम्बली ख़त्म कर सकती है, ना हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट ख़त्म कर सकता है, जब तक कि कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली या लेजिस्लेटिव असम्बली से कंसेंट ना ले ली जाए। जब हम बात कर रहे हैं 2019 की, तो उस वक़्त मकबूजा कश्मीर के अंदर कठपुतली ना लेजिस्लेटिव असम्बली मौजूद थी, ना किसी और फॉर्म में असम्बली मौजूद थी, बल्कि उनका लेफ्टिनेंट गवर्नर वहाँ पर मौजूद था। मकासद क्या थे हिंदुस्तान के? इन 5 सालों के अंदर हिंदुस्तान ने उन मकासद को हासिल करने के लिए क्या कुछ नहीं किया, कैसे डिलिमिटेशन की गई, कैसे आबादी के तनासुब को तब्दील करने के लिए 4.3 मिलियन डोमिसाइल्स, 43 लाख डोमिसाइल्स जो हैं वो इशू किए गए, कैसे वहाँ पे गैर कश्मीरियों को लाकर आबाद किया गया, वोटिंग राइट्स उनको दिए गए, और इसके साथ साथ जो मसला कश्मीर है, कश्मीरियों को मसला कश्मीर से या तहरीक आज़ादी कश्मीर से हटाने के लिए उन्होंने भरपूर कोशिश की कि किसी तरीके से कश्मीरी जो हैं वो हट जाएं। और जो तीसरा मकसद था वो ये था कि इंटरनेशनली कश्मीर का जो मसला है उसे गायब कर दिया जाए। अब इन 5 सालों में क्या हिंदुस्तान अपने मकासद हासिल कर पाया है? पाकिस्तान ने इन 5 सालों में कश्मीर का मुकदमा बतौर फरीक, बतौर वकील, बतौर सफ़ीर कैसे लड़ा, और इंटरनेशनल कम्युनिटी को मज़ीद क्या करने की ज़रूरत है उन रेजोल्यूशंस के हवाले से जो 18 से ज़ायद यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में मौजूद हैं। और इसके साथ साथ हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में ये भी देखेंगे कि हमें मज़ीद क्या करना है। एक दिन मनाने से, एक दिन ऑब्जर्व करने से ये मसला हल नहीं होता। 365 डेज़ का प्लान हमें कैसे देना है, यकीनन इस पर हम बात करेंगे नाज़िया। जी बिल्कुल, इस पर बंगे यासिर। और इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करें, हम आपको बताएं कि कश्मीरी जो है वो मुसलसल 75 सालों से अपनी खून बहा रहे हैं सिर्फ अपने हक़ के खुद अरादियत के हसूल के लिए। कुछ स्टैटिस्टिक्स इससे पहले कि हम अपने मेहमानों की जानिब जाएँ वो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है। अब तक नाज़रीन 1 लाख से ज़ायद कश्मीरी जो हैं वो अपने खून का नजराना पेश कर चुके हैं इस आज़ादी की जंग में। 1,71,000 से ज़ायद कश्मीरी ऐसे हैं जो कि भारतीय गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 23,000 ख़वातीन ऐसी हैं जिनके शोहरों को जो है वो कत्ल किया जा चुका है, अब वो बेवगी की ज़िंदगी गुजार रही हैं। 12,000 के करीब ख़वातीन ऐसी हैं नाज़रीन जो मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौज और पुलिस के कारिंदे उनको ज़्यादती का निशाना बना चुके हैं। अगस्त 2019 से लेकर अब तक 887 अफराद ऐसे हैं जिनको शहीद किया जा चुका है। 25,000 के करीब शहरियों को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया जा चुका है। 2019 से लेकर अब तक 19,000 के करीब गैर कानूनी छापे मारे जा चुके हैं। 1,300 के करीब हुर्रियत पसंद सरकारी मुलाजमीन को गैर कानूनी तौर पर नौकरी से निकाला जा चुका है। एक तवील फहरिस्त है, टाइम कम है, हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मेहमान गिरामी इस पर अपने ख्यालात का इजहार करें। ये जुल्म की जो दास्तान है वो ताहाल जारी है। यकीनी तौर पर आज तारीख का एक स्याह तरीन बाब है और आज के दिन के मनाने का मकसद सिर्फ ये नहीं
है कि यहाँ पर बैठकर हम मजम्मत करें, बल्कि मकसद ये है कि हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम अपनी आखिरी सांस तक आपके साथ मौजूद हैं। साथ ही साथ हम ये भी पैगाम देना चाहते हैं कि हम उनकी इखलाकी सिफारती हिमायत को जारी रखेंगे। भारत को भी पैगाम है कि ना आप कश्मीरियों पे पहले अपना कब्जा जमा सके हैं, ना आप जमा सकेंगे, ये आपका ख्वाब ही रह जाएगा। और सबसे बढ़कर ये कि आलमी बरादरी पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है जो कि निभाने का वक्त हुआ चाहता है। नाज़िया, गेस्ट का तारुफ करवा दीजिए, उसके बाद फिर हम प्रोग्राम का बका करेंगे। जी बिल्कुल, हमारे साथ हमारे मेहमान ग्रामी मौजूद हैं। आमिर महबूब साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप सीनियर सहाफ़ी हैं, कश्मीर के हवाले से काफ़ी रिसर्च है आपकी, काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं, सारे मामले को उनसे समझने की कोशिश करेंगे। जाहिद अशरफ साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, आप हुर्रियत रहनुमा हैं, एक बड़ा नाम है, काफ़ी डिटेल से हम इनसे भी बात करेंगे। फिर हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम अली रज़ा सैयद साहब, चेयरमैन हैं आप कश्मीर काउंसिल यूरोपीय यूनियन के। आप सबको हम खुश आमदीद कहेंगे। और जी, इनके साथ साथ हमें जस्टिस रिटायर्ड मंजूर गिलानी साहब ने भी ज्वाइन किया है। यकीनन लीगल फ्रेटर्निटी में इनका बड़ा नाम है। मंजूर गिलानी साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। आर्टिकल 370 को जैसे एब्रोगेट किया गया, सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि आर्टिकल 370 को की जो एब्रोगेशन की गई कितना बड़े भोंडे अंदाज से की गई। और जो मैं एक केस का जिक्र कर रहा था, रेफ़र कर रहा था अपने इब्तदाइये में, संपत प्रकाश केस 1967 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने खुद फैसला दिया है। किस हद तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंप्लेसेंट थी, किस हद तक खुद आइन की धज्जियां बखेर दी इंडियन आइन की इस फैसले ने 370 को एब्रोगेट करने ने। जी आप बताइए। जी, थैंक यू वेरी मच जी फॉर टेकिंग मी ऑनलाइन। आर्टिकल 370 जो है असल उस एग्रीमेंट का भी बुनियाद पे बना हुआ था जो महाराजा कश्मीर ने एलिजिएटली हिंदुस्तान के साथ किया था इल्हाक के हवाले से। जी जी, जो शराइत उसमें तय हुई थी उस शराइत के मुताबिक आर्टिकल 370 डिजाइन हुआ था। तो अब उस आर्टिकल को एब्रोगेट करने के बाद का मतलब ये हुआ कि जो एग्रीमेंट हुआ था महाराजे का हिंदुस्तान के साथ वो तो खत्म हो गया, क्योंकि वो जो गारंटी कॉन्स्टिट्यूशन ने दी थी महाराजा को कश्मीर के इंडिया के साथ लेजिस्लेशन के जरिए इसके इलाहाक की, वो तो खत्म हो गई, वो बुनियाद ही खत्म हो गई। तो उस बुनियाद के खत्म होने के बाद इसको जो ऑक्यूपेशन है कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान की, वो तो वैसी ही हो गई है कि जैसे डोगरे के जमाने में ऑक्यूपेशन थी डोगरे की और लोग गुलाम थे उसके। तो इसको तक कानूनी पोजीशन उसकी ये है। इसको अगर आप दूसरे पर्सपेक्टिव से ले लें कि 370 में जो ये गारंटीज दी गई थी कि हिंदुस्तान के पास सिर्फ 3 सब्जेक्ट रहेंगे, बाकी सारे स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर के पास रहेंगे। और जो यूनिक क्वालिटी अपनी एक स्टेटस था कश्मीर का, वो ये था कि कश्मीर लैंड ऑफ द कश्मीर फॉर कश्मीरी। कोई आदमी वहाँ जमीन खरीद नहीं सकेगा, कोई आदमी कोई बाहर का आके आबाद नहीं हो सकेगा, अल्लाह कश्मीर गवर्नमेंट उसको स्पेशली अलाउ ना करे। वो चीज़ एब्रोगेट करने के बाद ये मतलब हुआ कि रियासत पे जितना भी हकूक इंडिया के हासिल हुए थे, जो अगर एफेटाल महाराजे के पास भी था करने का, वो सारे के सारे खत्म हो गए थे। और उसके बाद उनकी ऑक्यूपेशन जो है एब्सोल्युटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गई है। इस दौरान जो जितने कुछ वहाँ। अच्छा मंजूर गिलानी साहब, थोड़ा सा ये बताइएगा, किरण आपने एक बड़े पर्सपेक्टिव पे बात की है, जिस अंदाज से इस 370 को एब्रोगेट किया गया है, खुद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कितनी बड़ी खिलाफ वर्जी की गई है। क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या लेजिस्लेटिव असेंबली की कंसेंट के बगैर हो सकता था? और जिस वक्त ये की गई उस वक्त तो लेजिस्लेटिव असेंबली फंक्शन में नहीं थी। देखिए, उसमें 2 पहलू है। जो आर्टिकल 370 है वो ये रिकग्नाइज करता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने का इख्तियार दिया गया था, लेकिन इट वाज ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। इट इज नॉट द लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली का तो इसके एब्रोगेशन में तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो पहले ही खत्म हो गई थी। वो तो पहले खत्म हो गई थी जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एग्जिस्टेंस थी नहीं, तो उसके बगैर जो एब्रोगेशन की गई थी ये वो इंडिया के अपने कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी है। इंडिया के देयर आर मेनी प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो इंडिया को, जो कश्मीर को इंडिया के से निकाल के रखते हैं। और बड़ा बाज़ाब्ता तौर से इसमें लिखा हुआ है कि दीज प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शैल नॉट अप्लाई टू द स्टेट ऑफ जम्मू। अच्छा जस्टिस साहब, ये बताइएगा कि क्योंकि आप भी लीगल माइंड हैं, ये फरमाइएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 370 के ऊपर एक मुतनाज़ा फैसला दिया है, तो क्या किसी भी, अगर हम लीगल स्टैंडर्ड पे उसको देखें, जस्टिस के स्टैंडर्ड पे देखें, तो पूरा उतरता है क्या? देखिए, बड़ा अनफॉर्चुनेट बात है कि जो इसका जो स्टेटस इन्होंने डाइल्यूट किया या खत्म कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी बेसिस पे उसका कोई फैसला नहीं किया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि ये एक पॉलिसी डिसीजन था तो हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। उन्होंने सिर्फ ये लिखा कि एक्शन उनका था
वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शन था। तो अगर उनके कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ा गया तो क्या ये पॉलिसी डिसीजन के उसके पीछे छुप सकते हैं? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। पॉलिसी डिसीजन नहीं, इट वाज अ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दे हैड टू सी वेदर द प्रोसेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज फॉलोड और नॉट। कि प्रोसेस की बात होती है, बात इसकी नहीं होती है कि पॉलिसी मैटर क्या है। पॉलिसी की शुरू से ये थी कि हमने कश्मीर को किसी न किसी तरीके से स्ट्रीमलाइन करना है, उसका स्टेटस खत्म करना है। लेकिन that was to be done in accordance with the provisions of the Constitution, और Article 370 में every step is provided how to amend the Constitution, how to abrogate this provision of the Constitution, or how to make it a part of the rest of the Indian nation. And it was all dependent upon the recommendation of the legislative Constituent Assembly. वो 54 में खत्म हो गई थी। 54 के बाद शेख अब्दुल्ला ने जब 74 में जो रिकमेंडेशन, सॉरी 82 में जो रिकमेंडेशन उन्होंने ऑटोनॉमी कमीशन रिपोर्ट की हुई थी, उसमें ये लिखा था कि 54 के बाद जितने भी लॉज इंडिया के कश्मीर पे एक्सटेंड किए गए थे वो एब्रोगेट कर दिए जाए और कश्मीर की पोजीशन 53 वाली बहाल की जाए। जो दैट इम्प्लाइज कि उसके बाद जो कुछ भी उन्होंने किया कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। अब जो उन्होंने किया है तो ये तो एब्सोल्युटली कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ भी है। और देयर आर 5 जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जिसमें कहा गया है कि दिस इज फाइनल एंड दिस इज इरिवोकेबल, दिस इज पार्ट ऑफ द सिस्टम, इट कैन नॉट बी टेकन ऑफ। तो सुप्रीम कोर्ट के पहले फैसले मौजूद हैं। आई वंडर कि आप उन्होंने कैसे ये कॉन्ट्रेरी व्यू ले लिया और ये कहा जी कि पॉलिसी डिसीजन, ये मेरे इट डजंट अपील टू एनी लीगल सेंस ऑफ एनी पर्सन। जी, ये फरमाइएगा कि आर्टिकल 49 ऑफ 4th जेनेवा कन्वेंशन के मुताबिक कोई भी ऑक्युपायर जो है वो टेरिटरी के अंदर अपने लोग नहीं ला सकता। तो जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इन्होंने अक्टूबर 2019 को मुतारिफ करवाया, जिसके तहत 1000 से ज़ायद इंडियन कवानीन वहाँ पे मुतारिफ करवाए गए और उसके बाद फिर डोमिसाइल लॉ जो है उसको भी चेंज किया गया। ये इसको आप इंटरनेशनली कितनी बड़ी वायलेशन समझते हैं जो इंडिया ने कमिट की है 4th जेनेवा कन्वेंशन के हवाले से भी अगर हम बात कर लें तो? देखें, इंटरनेशनल कन्वेंशन जितने भी हैं या यूएन चार्टर है या इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी आज तक ट्रीटीज हुई हैं, हर ट्रीटी की इंडिया ने खिलाफ वर्जी की है। किसी ट्रीटी में भी वो पूरा नहीं उतरा हुआ। उसने कश्मीर के हवाले से हर ट्रीटी को वायलेट किया हुआ है। इसमें कोई शक शुबे की बात नहीं है। लेकिन बात ये देखने की है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने क्या किया। अब इंटरनेशनल कम्युनिटी इतनी बेहस हो चुकी है कि फलस्तीनियों का बेड़ा गर्क कर दिया गया है, सारा सिस्टम मान कर तलपट कर दिया गया है। There are several resolutions on the Palestine against the Israel, लेकिन कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो पाकिस्तान का ये कश्मीर का ये अलमिया है कि कश्मीर में जिस वक्त हुकूमत पाकिस्तान यहाँ और मजबूत थी तो इंडिया को हिम्मत नहीं हुई। तो अब हमारा अपना जो पोलिटिकली हम पोलराइज हैं, इस वजह से उनको शायद मिल गई है आरएफसी करने की। लेकिन अदरवाइज ये इंडिया यूएन के हर रेजोल्यूशन के खिलाफ है, जिनेवा कन्वेंशन के खिलाफ है। और जो भी इंटरनेशनल आज तक ट्रीटीज हुई हैं या जो डायरेक्शन हैं उन सब के खिलाफ है सारा, सब उसके खिलाफ। तो डोंट यू थिंक इट्स अ क्लासिक केस के इसको हम आईसीजे के अंदर या आईसीसी के अंदर जो है वो लेके जा सकते हैं जो इंडिया ने अब तक कर लिया कि शिमला अकॉर्ड भी अब देयर इज नो मोर शिमला अकॉर्ड? देखिए, वो शिमला अकॉर्ड तो अब सिर्फ इंडिया ने उसको अपना अनइक्विवोकली रिवोक तो नहीं किया है, लेकिन उसकी मुकम्मल खिलाफवर्जी की है। और उसके पहली खिलाफवर्जी तो उन्होंने सियाचिन पर कब्जा करके की है, उसके बाद मुसलसल चली आ रही है। अब जो कुछ हुआ है तो अब तो मुझे नहीं लगता कि शिमला एग्रीमेंट की कोई सैंक्टिटी इंडिया ने छोड़ी हुई है। हम तो उसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इंडिया ने उसकी कोई सैंक्टिटी नहीं छोड़ी। ठीक है, जस्टिस रिटायर्ड गिलानी साहब, जी जी बहुत कोई बात अगर कोई बात है जी तो इंडिया शिमला एग्रीमेंट के तहत ही बात बढ़ाई जा सकती है। इंडिया की नीयत साफ हो। देयर आर मेनी सॉल्यूशंस, वी कैन कम आउट विद अ सॉल्यूशन प्रोवाइडेड नीयत साफ हो। ठीक है, जस्टिस रिटायर्ड मंजूर गिलानी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, अपना एक लीगल पर्सपेक्टिव दे रहे थे। जी नाज़िया। जी बिल्कुल, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आमिर महबूब साहब। सर, आपने भी सारी ये डिटेल से गुफ्तगू सुनी। मैं आपसे सिर्फ ये सबसे पहले जानना चाहूँगी कि यकीनी तौर पे 5 अगस्त 2019 को जिन मज़मूम मकासद के हुसूल के लिए कश्मीर की खुसूसी मुतनाज़ा हैसियत को जो है वो तब्दील करने की कोशिश की गई, आपको लगता है 5 साल बाद क्या भारत ये कह सकता है कि वो इन मज़मूम मकासद में कामयाब हुआ है कुल्ली तौर पर?
دیکھیے ایک تو یہ بات ہے کہ بھارت میں سمجھتا ہوں کہ اپنے مقاصد میں کامیاب نہ ہوا ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ جس وقت تک ایک بھی حریت پسند جو ہے وہ تحریک آزادی کشمیر سے وابستہ شخص جب تک زندہ ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ اس کا یہ خواب جو ہے وہ خواب ہی رہے گا. جیسے جسٹس منظور گیلانی صاحب نے کہا 370 اور 35A کے حوالے سے، اور جیسے آپ نے بھی ذکر کیا، ایک تو یہ بات ہے کہ انہیں خالصتاً جو ہے وہ دیکھنا چاہیے کہ کچھ آئین کی شقیں ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ ترمیم کر سکتے ہیں اپنے آپ کو وہ کرنے کے لیے، بہتری لانے کے لیے. کچھ جو شقیں ہوتی ہیں، یہ جو 335A اور 370 ہیں، یہ خالصتاً اس کے گارنٹر اقوام متحدہ ہے. یہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ آپ اٹھائیں گے اور لائیں گے. دوسری یہ بات ہے 5 اگست کے اوپر اگر بات کریں تو ایک تو یہ بات ہے کہ اس سے پہلے جو ہے، پہلے 5 اگست کا بھارت کو نقصان کیا ہوا. پہلے یہ ہے کہ بھارت کو بھارت نواز سیاسی جماعتیں مل جاتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا فاروق عبداللہ صاحب، عمر عبداللہ صاحب، محبوبہ مفتی صاحبہ، اور ان سب لوگوں نے بھی 5 اگست 2019 کے اقدام کو مسترد کیا، اور ایک گپکار اکارڈ کے نام سے اس وقت ایک بیٹھک ہوئی جس کا یہ ڈیکلریشن آیا، تو اس میں بھی انہوں نے وہ کر دیا. اور جو باقی لوگ تھے، حریت کانفرنس تھی، پاکستان تھا، دنیا بھر میں جو ہے وہ مسئلہ کشمیر سے آگاہ لوگ، انسانی حقوق کے اوپر یقین رکھنے والے لوگ، آئین اور قانون کے اوپر یقین رکھنے والے لوگ، ان سارے لوگوں نے 5 اگست کا یہ جو بھارتی اقدام تھا اسے مسترد کیا. تو میرا یہ خیال ہے کہ بھارت کو جو ہے یہ ایک اچھا موقع تھا جہاں پہ بھارت کو جو ہے وہ شاید انٹرنیشنلی گنجائش اس کے پاس نہیں ہے. تو عامر صاحب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 5 اگست کے بعد جو کشمیر کی حیثیت ہے یا جو کشمیر کا معاملہ ہے وہ دنیا کو بہتر طور پہ سمجھ آنے میں مدد جی ملی میرا ہے؟ یہ خیال ہے کہ اسے بہتر سمجھ اور لایا جا سکتا تھا. اس میں ہمارے پاس گنجائش ہے. جس طرح بھائی صاحب نے بات کی تھی کہ ایک دن جو ہے وہ مخصوص کرنے کے بجائے ہمارے پاس جو ہے وہ 365 دن کا پلان ہونا چاہیے. ہم 5 فروری اور 5 اگست منا کے اس معاملے کو اس طرح نہیں کر سکتے. ظاہر ہے جو جہاں پہ کمیاں کوتاہیاں ہیں، جہاں پہ گنجائشیں موجود ہیں، وہاں پہ دیکھنا ہے. عامر صاحب ابھی اس پہ بات کریں گے. میڈیا پالیسی بڑی امپورٹنٹ ہے، اس پہ بھی ذرا بات کریں گے. 2020 کی جو میڈیا پالیسی آئی تھی، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اگر 1 منٹ اس میں لے لوں. یہ جو میری بہن نے اعداد و شمار دیے ہیں، یہ اعداد و شمار کو 47 سے نہیں دیے انہوں نے، یہ 89 سے دیے ہیں. بالکل اگر آپ 89 سے پیچھے جائیں گے تو وہ جو ہے وہ بھی جو ہے ایک بہت جو ہے وہ مقصد ایک طویل داستان ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کی قربانیاں جو ہے وہ کشمیریوں نے دی ہیں، ان کے سامنے یہ 5 اگست جیسے اقدامات جو ہیں وہ رکاوٹ ضرور کھڑا کر سکتے ہیں. یہ کوئی حتمی نہیں ہے، اور کشمیری اپنی منزل تک انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ. ٹھیک ہے. چلیں آپ زائد اشرف صاحب، میں آپ کو انوالو کروں گا. یہ فرمائے گا کہ 5 سال گزر گئے استحصال کے. پہلے بھی کشمیریوں کی زندگی کوئی اتنی آسان نہیں تھی، لیکن اسپیشل اسٹیٹس میں کم از کم یہ تھا کہ 35A کے تحت نان انڈین یا نان کشمیری جو ہے وہ آ کے مقبوضہ کشمیر میں زمین خرید نہیں سکتا تھا، کاروبار نہیں کر سکتا تھا، وہاں کی دیگر معاملات میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا، جیسے NIA وہاں پہ آپریٹ نہیں کر سکتی تھی. ہاؤ ڈو یو سی 5 سالوں میں کیا کچھ بدلا ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر، اور تحریک آزادی کشمیر 5 سالوں میں کہاں کھڑی ہے؟ دیکھیں جی، 2019 5 اگست کو جب ہندوستان نے آرٹیکل 370 اور 35A کو ایبریگیٹ کیا، اس کے بعد ہندوستان نے عملاً کشمیر کو ایک بہت بڑی فوجی چھاونی میں تبدیل کیا ہے. آپ نے ابھی بات کی ہے وہاں معیشت جو ہماری معیشت ہیں، آئینی دہشت گردی کی، 1 سال تک کشمیر ایک بالکل لوگ نظر بند رہے ہیں، مکمل 1 سال تاریخ میں. اس کے بعد ہندوستان نے کوشش کی تھی کہ وہاں لوگوں کو بسانے کی، مگر آج تک ایک کشمیری نے بھی زمین نہیں بیچی ہے ہندوستان کو. البتہ انہوں نے ڈومیسائل جس طرح آپ نے فرمایا ہے کہ 45 لاکھ لوگوں کو جاری کیا، مگر ایک کشمیری نے بھی آج تک کسی غیر ریاستی باشندے کو زمین نہیں بیچی ہے. لیکن اسٹریٹجک لوکیشن یا اسٹریٹجک پلان کے تحت جو انڈین آرمی کو زمینیں انہوں نے قبضہ کیا ہے، 21 لاکھ ایکڑ رقبے کے اوپر انڈیا نے قبضہ کیا ہوا ہے آفٹر آرٹیکل 370 and 35A. دیکھیں وہ پہلے سے تھے جو ان کے پاس، وہ تو ویسے ہی قابض ہے جو ہندوستان کے فوجی کے زیر قبضہ وہاں زمین ہے، اس پہ تو ویسے ہی پہلے وہاں کیس چل رہا تھا. جب محبوبہ مفتی، جب انہوں نے 19 میں ہی ان کی حکومت تھی، آرٹیکل توڑنے سے پہلے ان کو پہلے وزیر اعلیٰ سے ہٹایا گیا. اس پہ بھی وہاں جب 2008 میں بہت بڑا چلا، وہاں جب وہ شہرین بورڈ کی تحریک چلی جس میں شیخ صاحب شہید ہو گئے، تو وہ ان کے زیر قبضہ ہیں. وہ تو پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ ہم بسائیں گے. البتہ آج تک سوائے فوج کے، مطلب کوئی بھی غیر ریاستی باشندہ جس کو کشمیری نے زمین بیچی ہو، وہ ایک کیس بھی ایسا نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان 5 سالوں میں کیا ہوا، تقریباً 25,000 لوگ ہمارے
इस वक्त हिंदुस्तान के दूर दराज जेलों में हैं। 9 बड़ी जेलें हैं जिनके अंदर जिनको हिंदुस्तान ने वहाँ ज़रूरियात ज़िंदगी से महरूम रखा है। दूर दराज जेलों में पहुँचाने का सिर्फ एक मकसद है कि कश्मीरियों को तंग किया जाए, क्योंकि उनके वालिदैन हैं, उनके लवाकिन हैं। आप देखिए दूर दराज 5000 किलोमीटर 4000 किलोमीटर उनको मिलने नहीं दिया जाता, ये सबसे बड़ा जुल्म है। इसके बाद उन्होंने जो हुर्रियत पसंद है, खासकर जो हम यहाँ हैं आज़ाद कश्मीर में मुकीम है, हमारी ज़मीनों को छीना गया है, हमारी ज़मीनों पे कब्ज़ा किया गया है। इससे भी तंग आके हमारे मतलब अब हमारे कोई रिश्तेदार वहाँ जॉब करते हैं सरकार, उनके नौकरियाँ खाई गई। तीसरी बात यह है कि इस तमाम अरसे में हिंदुस्तान ने एक भी कोई वहाँ इंटरनेशनल प्रेस रिपोर्टर नहीं जा सका। इंटरनेशनल तो बात वहाँ आप देखिए प्रिंट मीडिया पे पाबंदी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे पाबंदी है, सोशल मीडिया पे पाबंदी है। वहाँ अगर कोई भी आम शख्स कोई पोस्ट लिखता है कि हिंदुस्तान की फ़ौज वहाँ क्या कुछ अंजाम देती, तो उसको बिना पूछे पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत जेल भेज दिया जाता है। किसी अखबार को ये इजाज़त नहीं है। अमलन जो कश्मीर के अखबार हैं इस वक्त, ये हिंदुस्तान की एजेंसियाँ चला रही हैं। किसी अखबार को इस ये पे हम बात करेंगे डिटेल में कि मीडिया पॉलिसी 2020 के बाद से क्या हुआ है। तहरीक आज़ादी इस वक्त 5 बरस गुजरने के बाद कहाँ खड़ी है? जो इंडिया चाहता था कि हर एक कश्मीरी को इससे डिसएसोसिएट कर दिया जाए, क्या वो इसमें कामयाब हो पाया? देखिए जी, बिल्कुल कामयाब नहीं हो पाया। अगर वहाँ उनके हालात नॉर्मल होते तो वो फौज वहाँ काम करती, उसमें इजाफा हो रहा है। पॉइंट है। तो उसमें फौज में इजाफा हो रहा है। यात्रा के नाम पे उन्होंने 200 कंपनियाँ वहाँ CRPF की और लाई हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे नौजवान इस अरसे में तो जेल भेज दिए गए। अगर वहाँ नॉर्मल सी होती, आज वहाँ उन्होंने यात्रा पोस्टपोन किए हैं, सस्पेंड किए हैं, सिर्फ इस बुनियाद पे इनको पता है कि वहाँ एहतजाज होगा। आप देखिए कि हर 9 बंदों के पीछे एक फौजी है। एक वो कहावत है कश्मीर में रात को 2 ही भूंकते हैं, या कुत्ते भूंकते हैं या उनके वो भूंकते रहते हैं। तो इसके अब देखिए ना, इस दबाव, इस तमाम चीज़ों के बावजूद भी आप देखिए हिंदुस्तान ने एक फौजी वहाँ से निकाला। आप देखिए कोई भी आज देखिए तमाम लीडरशिप जो हैं, चाहे वो जो हिंदुस्तान नवाज थे पहले, महबूबा जी हैं, उमर अब्दुल्ला हैं, तमाम नज़र बंद है। हुर्रियत क़यादत सारे तिहाड़ जेल में बंद है। जो बाहर हैं, मीरवाइज साहब हैं या बाकी लोग हैं, उनको घरों में नज़र बंद कर दिया है। इसका मतलब है कि आवाज़ जिंदा है, हिंदुस्तान इसको दबाने में बिल्कुल नाकाम हुआ है। बिल्कुल ठीक। हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं अली रज़ा सैयद साहब। इंट्रोडक्शन हमने करवाया था, आप चेयरमैन हैं कश्मीर काउंसिल यूरोपीय यूनियन के। अली रज़ा साहब, सर सबसे पहले तो वही बेसिक सवाल जो मैं आपसे भी जानना चाहूँगी, 5 अगस्त 2019 को जो एक जालिमाना कदम उठाया गया था भारत की जानिब से, आपको लगता है कि ये भारत की सुबकी है जो अभी तक वो उसमें कामयाब नहीं हो पाया है, और जिस तहरीक को वो दबाने की कोशिश कर रहा था वो तहरीक अब मज़ीद ज़ोर से आगे की जानिब बढ़ रही है? बहुत शुक्रिया आपका। मैं इस बात से शुरू करूंगा कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। दुरुस्त। खून फिर खून है, गिरता है तो जम जाएगा। तो मोदी के इस फैसले से आम कश्मीरी के दिल में शम्अ आज़ादी को फिर से रोशन कर दिया है, और कश्मीर के सभी आज़ादी पसंद मोदी हुकूमत का मौजूदा जाबराना फैसला, जहां 7 दहाइयों से चली आने वाली एक मखसूस सूरत हाल के मुकम्मल खात्मे का ऐलान है, वही कश्मीरी समेत इस पूरे खित्ते के एक नए और बहुत हद तक अनजाने ऐद में दाखिल होने की अक्कासी है। देखिए, जो कश्मीरी जो पहले भी जो मेरे आपके दूसरे मेहमान हैं, जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि इस तहरीक को रोका नहीं जा सकता। भारत ने इस तहरीक को ख़त्म करने के इससे पहले भी बहुत सारे हरबे इस्तेमाल किए, और उन्होंने 5 अगस्त को ये समझ लिया था कि आर्टिकल 370 और 35A को एब्रोगेट करने के बाद वो मुकम्मल इस पे कब्जा कर लेंगे। लेकिन 5 साल ये वक्त बता रहा है कि वो अभी तक कामयाब नहीं हुए। उन्होंने जो G20 की मीटिंग थी उसको सिर्फ इसलिए करने की कोशिश की, बताने के लिए कि वहाँ हालात ठीक हैं, लेकिन आपने देखा कि उस वक्त भी वहाँ पे जो ऑक्यूपेशन फोर्सेस थी वो बिल बोर्ड्स के पीछे खड़ी रहती थी, और बड़े एक मखसूस तरीके से उन्होंने जो गेस्ट थे उनको लेके जाते थे। तो और फिर उसके बाद हालात ने बताया कि वहाँ पे अमन नहीं है, वहाँ पे नॉर्मलिटी नहीं है, जो भारत हमेशा से 5 अगस्त से कह रहा है कि वहाँ पे अब नॉर्मलिटी है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगी, वहाँ पे वहाँ के इलाके की तरक्की होगी। लेकिन ये सब झूठा प्रोपेगेंडा है। भारत जिस तरीके से जो हमारे
कायदीन हैं उनको जिस तरह जेलों में रखा हुआ है, खुरम परवेज हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, उनको 5 साल हो गए हैं, उनको जेल में रखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि भारत खौफजदा है, भारत को पता है कि वो इसमें कामयाब नहीं होगा, लेकिन वो अपनी हठधर्मी और जो उनकी आरएसएस की सोच है, जो बीजेपी की सोच है, जो मोदी साहब की सोच है कि हम ताकत के जरिए इस मसले का हल निकालेंगे, वो इस पे मैं समझता शाह जी, हूँ कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने रेस किया है। एक तो ज़रा अगर हम आ जाते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से, क्योंकि आपका बड़ा काम है, आप ब्रसल्स में इस वक्त जो है वन मैन आर्मी के तौर पे काम कर रहे हैं वहाँ पे, वी रियली अप्रिशिएट योर वर्क। कश्मीरी ख़ास तौर पे बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं। शाह जी, ये फरमाइएगा कि 5 अगस्त 2019 से पहले जब बात होती थी कश्मीर के इशू के हवाले से, तो जो मैसेज हैं जहाँ पे आप रह रहे हैं, यूरोप के बिलउमूम वो अक्सर ये बात करते थे कि इट्स अ मैटर ऑफ लैंड बिटवीन 2 कंट्रीज। तो जो इंडिया ने ये जो इकदाम उठाया, इससे किस हद तक वहाँ के लोग सेंसिटाइज हो गए कि इट्स नॉट अ मैटर ऑफ लैंड बिटवीन 2 कंट्रीज बट अ मैटर ऑफ मिलियंस ऑफ लाइफ, लाइक 9 मिलियन के करीब जो लोग हैं वो इससे मुतासिर हुए हैं, और ओवरऑल देखा जाए तो 1.5 करोड़ के करीब लोग मुतासिर हुए हैं। तो ये फरमाइएगा कि किस हद तक ये दुनिया सेंसिटाइज हो गई है कि ये मसला इंसानी हुकूक का मसला है, ज़मीन का मसला नहीं है। देखें, ये बात तो अगर आप देखें कि 2 सितंबर 2019 को जब यूरोपियन पार्लियामेंट का पहला इजलास हुआ तो उसके पहले एजेंडे पे कश्मीर था, और इस जो 5 अगस्त वाला फैसला था आर्टिकल 370 और 35A को ख़त्म करने का, उस पे बाकायदा यूरोपियन पार्लियामेंट ने अपना एक मौक़िफ़ दिया था, और उसके बाद से अब तक ये चीज़ वाज़ेह हो गई है लोगों पे कि ये इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मामला नहीं है, ये 9 करोड़ या आप कह सकते हैं 90 लाख जी, जो 90 लाख लोग हैं उनका मामला है, और ये इंसानों का मामला है, ये कोई ज़मीन का झगड़ा नहीं है। भारत हमेशा इसको ज़मीन के झगड़े के तौर पर पेश करता रहा है, और कश्मीरी हमेशा इसको मुस्तरद करते रहे हैं, और आलमी बरादरी भी, मैं देख रहा हूँ कि यूरोपियन जो अवाम है, यूरोपियन इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी इस बात को मानते हैं कि ये मामला बाइलैटरल एक लिहाज से है, लेकिन उसमें अगर कश्मीरियों की राय शामिल ना हो, जो कश्मीरी जो मेन फ्रीक है, तो ये कभी भी वहाँ पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। अगर हम शाह जी ये कहें कि खुद इस इकदाम से इंडिया ने इस मसले को मजीद इंटरनेशनलाइज कर दिया, तो क्या ये कहना गलत नहीं होगा? बिल्कुल सही है, क्योंकि आप देखें कि यूरोपियन जो फॉरेन सर्विसेज हैं, उनके भी अगर आप पिछले बयानात को देखें तो उसमें वो कहते हैं कि इंडिया, पाकिस्तान और पीपल ऑफ कश्मीर। तो इसका मतलब ये है कि जब तक आप कश्मीरियों को शामिल नहीं करेंगे, कश्मीरियों की मर्जी के बगैर, मर्जी के खिलाफ जो भी इकदाम होगा वो गैर कानूनी है, वो इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी है, यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन की खिलाफ वर्जी है, और आर्टिकल 35A को ख़त्म करना, ये भी जब तक प्लेबिसाइट नहीं हो जाता, जब तक वहाँ पे यूनाइटेड नेशन के अंडर जो वादा किया गया था कि इनको प्लेबिसाइट होगा और कश्मीरी अपनी किस्मत का फैसला करेंगे, जब तक वो नहीं होता, ये चेंज जो है वो इलीगल है। ठीक है, साथ रहिएगा। मैं आमिर महमूद साहब इसमें शामिल करूंगा आपको। मीडिया के ऊपर ज़रा आ जाते हैं, मीडिया की कदगनों के ऊपर। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो श्रीनगर का प्रेस क्लब है उसके ऊपर ताला पड़ा हुआ है, और मीडिया पॉलिसी 2020 के मुताबिक उन्होंने कहा है कि सिर्फ प्रेस रिलीज छापने की आपको इजाज़त है, वरना आपके ऊपर PSA, UAPA और जो है वो और मज़ीद काले कवानी लगा दिए जाएंगे। हाउ डू यू सी मीडिया को कैसे कर्ब किया गया है मकबूजा कश्मीर के अंदर? यासर भाई, एक तो मैं समझता हूँ कि जब आप मीडिया के ऊपर पाबंदी लगाते हैं, जब आप बेसिकली किसी प्रेस क्लब को ताला लगाते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप किसी के मुंह के ऊपर टेप लगाते हैं या किसी की ज़ुबान बंदी करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये किसी के जो बुनियादी राइट है उसे मुतासर करने के मुतरादिफ है, और पूरी दुनिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच तो इसका तो आप तसव्वुर भी ना कर सकते कि जी कोई किसी जगह पे ऐसी सूरत हाल हो कि जी ये किया जाए। तो भारत जो है उसने सारे हथकंडे इस्तेमाल किए। ये तो एक है ना, आप ये देखें कि भारत ने एक तो अगर वो देखा जाए कि जो अक़वाम मुत्तहिदा है उसका दुनिया में
بھارت اور اسرائیل کے حوالے سے دوہرا سا معیار ہے. اب جب وہ اس کا جو دوہرا معیار ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ کافی سارے مسائل کا سامنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت انڈیا میں اور بالخصوص مقبوضہ کشمیر میں جہاں پہ ہماری جو ہے وہ حریت کی عادت, سیاسی قیادت اور تمام طبقات جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہیں, وہیں پہ جو ہے وہ میڈیا جو ہے وہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ تکلیف میں ہے. آپ اگر دیکھیں کہ اعداد و شمار دیکھیں, جس طرح خرم پرویز صاحب کا بھی کہا ہے, اسی طرح جو ہے وہ جو شجاعت بخاری صاحب کو جس بے ایمانہ طریقے سے شہید کیا گیا رمضان المبارک میں, اسی طرح جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ کوئی جو بات کرتا ہے تو اسے روک لیا جاتا ہے. مگر اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ پریکٹیکلی جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں اس وقت جو ہے وہ صحافت جو ہے وہ بالکل جو ہے اس کی زبان بندی کر دی گئی ہے اور وہاں سے جو ہے وہ آواز نہیں اٹھ سکتی. اور ایسے حالات کچھ سیم وائسز تھیں, جیسے کہ اگر کشمیر والا کے حوالے سے بات کر لیں یا اگر ہم بات کر لیں انورادھا بسین کے حوالے سے, تو ہاؤ ڈو یو سی ان کا فیٹ کیا ہوگا, کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں جو ان کے ساتھ صورتحال برتی جا رہی ہے؟ دیکھیے, ایک تو یہ بات ہے نا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مقصد اس نے تو کوئی اخلاقی, کوئی قدر, کوئی آئینی قانونی بات تو چھوڑی نہیں نا کہ آپ کسی ایک کو کہ, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے سب کو جو ہے وہ نیست و نابود کیا ہوا ہے. اور اس وقت جو ہے وہ پورے کا پورا جو میڈیا جو ہے وہ قدغنوں کا شکار ہے. اور ایک جو ہے وہ لمیٹڈ اپروچ کے ساتھ, جیسے آپ نے بتایا کہ جی پریس ریلیز جو ہے وہ بھی جو ہے وہ ایک پروسیس کے تحت جو ہے وہ آ سکتی ہے اور ان کی مرضی کی جو ہے وہ خبر آئے گی. جب ان کی مرضی کی خبر آئے گی تو پھر آپشن جو ہے وہ دنیا بھر کے جو آزاد میڈیا پہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں, جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو دنیا بھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں, امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ جو ہے وہ کام کرتے ہیں. اور جس طرح علی رضا سید صاحب نے بھی کہا, تو اس کے اوپر جو ہے وہ کافی کام ہو رہا ہے. اگر انڈیا نے جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں صحافیوں کو دبانے کی کوشش کی ہے تو اس کے رد عمل میں جو ہے اسے خاصی جو ہے ہزیمت کا سامنا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے جو انڈیا کا ایک وہ جو جمہوریت پسند چہرہ جسے وہ ایک بنا کے پیش کر رہا تھا, وہ بہت زیادہ مسخ ہوا ہے. ٹھیک ہے زاہد صاحب. سر اوورآل جب ہم دیکھتے ہیں کشمیری ڈائسپورا کی, جب ہم بات کرتے ہیں, یقینی طور پہ بڑا کلیدی اہم کردار ہے ان کا, بڑا آبویس کردار ہے, پوری دنیا میں انہوں نے اس مسئلے کو زندہ رکھا ہوا ہے. لیکن 5 اگست 2019 کے بعد کشمیری ڈائسپورا کا کردار آپ کیا سمجھتے ہیں, کس قدر اہمیت کا حامل, زیادہ اس کی اہمیت میں اضافہ ہو گیا ہے, کردار زیادہ وسعت اختیار کر گیا ہے؟ دیکھیے جی, جس طرح ابھی بخاری صاحب تھے, انہوں نے بہت کام کیا ہے دنیا تک. ایک ہی ذریعہ ہے ہمارے پاس کہ دنیا تک اپنی آواز پہنچانے کے لیے, اس میں ان کا بہت بڑا رول ہے, بہت بڑا کردار ہے, جو بھی چاہے امریکہ میں ہے, یورپ میں ہے, جہاں بھی. البتہ اس میں اور بہتری لانے کی ضرورت ہے, کیونکہ کشمیر میں ابھی بات ہو رہی تھی کہ وہاں میڈیا پہ پابندی ہے, سوشل میڈیا پہ پابندی ہے, تو ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے. ایک تو ہمیں پاکستان, دوسرا یہ جو ڈائسپورا باہر بیٹھے ہیں, یہ دنیا تک جو کشمیر کے اصل حقائق ہیں, جو ہندوستان وہاں ننگا ناچ رہا ہے, مطلب جس طرح کے ظلم بربریت کا انہوں نے وہاں بازار گرم کر کے رکھا ہے, تو ان پہ ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہیں اور یہ کر بھی رہے ہیں. البتہ اس میں بہتری لانے کی ضرورت ہے. یا صاحب نے جس طرح ابھی بات کی ہے سوشل میڈیا کی, دیکھیں وہاں صرف اخبارات پہ نہیں ہے, ہر ایک ادارہ دیکھے آپ, پچھلے دنوں انہوں نے بار اسٹیشن پہ پابندی لگا دی. میاں عبدالقیوم صاحب یا نذیر رونگا صاحب, ان کو جیل بھیج دیا گیا. الغرض کشمیر میں کوئی بھی ایسا ادارہ نہیں ہے, چاہے وہ جو بھی اس میں مطلب ہندوستان کو لگتا ہے کہ یہ آواز اٹھا رہے ہیں ہندوستان کے ظلم, ہندوستان کے بربریت کے خلاف, ان کو جیل بھیج دیا جاتا ہے. اب دیکھیں جس طرح آپ نے کہا پریس, یہ دنیا جو ہندوستان کہتا ہے شائننگ انڈیا یا جمہوریت کا ڈنڈورا بیچ رہے ہیں, دنیا کو چاہیے وہ دیکھے اصل ہندوستان کا اصل چانکیانہ چہرہ, وہ دیکھے کشمیر سری نگر جا کے دیکھے کہ وہاں کس طرح انہوں نے. دیکھیں جب آپ پریس پہ پابندی عائد کرتے ہیں, پریس کلب کو تالا لگاتے ہیں, تو آپ بتائیں کہ ہو کیا رہا ہوگا وہاں اندر, کیا وہ کس طرح کے وہ. اچھا زاہد صاحب, ایک اور میں بہت آپ کی طرف توجہ لانا چاہتا ہوں, بڑی سنجیدہ بات ہے. آپ تو ڈائسپورا کی بات کر رہے ہیں نا کہ جی باہر جا کے آپ بات کرتے ہیں, یا اخبار کی بات کرتے ہیں, سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں, ٹی وی چینل کی بات کرتے ہیں. صورتحال یہ ہے کہ زاہد صاحب نے جس طرف توجہ دلائی کہ اگر ان کی زمینوں پہ قبضہ کر لیا گیا ڈائسپورا, جو لوگ تحریک کے لیے کام کر رہے ہیں کسی جگہ پہ, وہ اپنے گھر میں کال کرتے ہیں تو ان کے گھر جو ہے فوج پہنچ جاتی ہے. تو مقصد اس قدر پابندی ہے کہ آپ اپنے اپنوں کے ساتھ جو ہے وہ ایک کال بھی نہیں کر سکتے, اور اس طرح کی لمیٹیشن. یہ بھارت کے خوف کی بھی علامت ہے یقینی طور پہ. ایک بڑا ہوشربا انکشاف جو ہے وہ انڈین انٹیریئر منسٹری یا وزارت داخلہ نے کیا, وہ خود سے انہوں نے کیا, اور وہ یہ کیا کہ 10,000 سے زائد خواتین وہ ہیں جنہیں 5 اگست 2019 کے بعد سے
کڈنیپ کر لیا گیا ہے اور آج تک یعنی 5 سالوں تک ان کا کچھ پتہ نہیں ہے. جو ہیومن رائٹس کی گراس وائلیشنز ہو رہی ہیں. زاہد اشرف صاحب اس حوالے سے ذرا بات کیجیے گا, بالخصوص ہاف وڈوز اور وہ خواتین جنہیں اغوا کیا گیا, ذرا اس حوالے سے بتائیے گا. دیکھیں جی, جس طرح آپ نے یہ بات کرنا میں چاہتا تھا اس پر, ہاف وڈوز, وہ اس میں تقریباً ہیں 9000 کچھ خواتین ہیں ہماری جن کو پتہ ہی نہیں ہے. ہاف وڈوز کا نام اس لیے دیا گیا کیونکہ ان کے جو شوہر ہیں, ان کے جو وہ لاپتہ ہیں, نہ ان کو لاش ملی آج تک, نہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ وہ کہاں ہیں, آیا زندہ ہیں یا مردہ ہیں. باقی جہاں تک بات کی آپ نے کہ وہاں کڈنیپنگ کی بات ہے, تو وہاں دیکھیں آپ, وہاں درندگی کا ناز ہے, وہاں کچھ بھی وہ کر سکتے ہیں. اور یہ انڈین انٹیریئر منسٹری کہہ رہی ہے FIRs درج ہو چکی ہیں لیکن ان خواتین کا کچھ پتہ نہیں ہے. دیکھیں اس طرح کے تو بڑے پچھلے دنوں کوئی 4 دن پہلے انہوں نے ایک نوجوان کو پلوامہ میں پہلے دریا برد کر دیا, پھر اس کی لاش نکالی گئی کہ کہا گیا کہ یہ ملٹنٹ تھا. اسی طرح بہت سے خواتین ہماری جو ہیں ان کو صرف اس بنیاد پہ گرفتار کیا گیا ہے کہ یہ حریت پسند ہیں یا مختلف تنظیموں کے ساتھ اس طرح. کوئی ایسا ظلم مطلب نہیں رہتا ہے کہ جو ہندوستان نے کشمیر میں, خاص کر جو آپ نے یہ بات کی, انتہائی بڑا انسان اس پہ دل رنجیدہ ہوتا ہے کیونکہ ہماری تمام فیملیاں وہاں ہیں. تو کس طرح مطلب بیان نہیں کر سکتا ہے انسان کہ کس طرح کا ظلم, کس طرح کی بربریت ہندوستان وہاں برپا. دیکھیں اگر ہندوستان وہاں کسی بھی انٹرنیشنل NGO یا کسی بھی انٹرنیشنل TV چینل کو آنے دے, ان کو پتہ ہے وہ سارا ایکسپوز ہو جائے گا. صرف میڈیا پہ رات کو 3 گھنٹے 4 گھنٹے جھوٹ پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے. ہندوستان کا میڈیا اس میں بالکل شریک ہے. ہندوستان کی تمام TV چینلز وہ زرخرید ہیں, وہ وہی کہتے ہیں, وہ وہی بتاتے ہیں, وہ وہی نشر کرتے ہیں جو ان کو BJP کی حکومت کہتی ہیں, جو ان کو RSS, کیونکہ ان کو پیسے دیے جاتے ہیں, وہ خریدا گیا ہے میڈیا. اس لیے ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ دنیا تک ہم اپنی بات پہنچائیں. ٹھیک. علی رضا سید صاحب, آپ کو اس میں شامل کروں گا, فرمائیے گا. ہم بات کریں انڈین پروپیگنڈا کی, جو انڈین انٹرنیشنلی ان کا ڈائسپورا بھی کر رہا ہے, ان کی اپنی ایمبیسیز جو ہیں وہ بھی کر رہی ہیں. ڈس انفو لیب جو ہے کچھ عرصہ پہلے یورپ میں اسے پکڑا گیا, جس کے تحت وہ لوگ جو عرصہ دراز سے فوت ہو چکے تھے ان کی آئیڈینٹیٹیز کو انڈیا نے زندہ کیا. ANI جو انڈیا کی ایک نیوز رپورٹنگ ایجنسی ہے, اس کے تحت ان ویب سائٹس کو دوبارہ سے ٹویٹ اور ری ٹویٹ کروایا گیا. ہاؤ ڈو یو سی کہ کتنا بڑا پردہ فاش ہوا ہے ڈس انفو لیب سے انڈیا کا اور اس پروپیگنڈے کا, اور کتنا یورپ اب جان چکا ہے کہ انڈیا کتنا غلیظ پروپیگنڈا کر رہا ہے. یاسر صاحب, جو ڈس انفو لیب والا ایشو ہے, اس نے تو بھارت کا وہ چہرہ جو کئی سالوں سے اپنے آپ کو سیکولر اور اپنے آپ کو پرامن وہ بتا رہا تھا, اس کو تو بے نقاب کیا ہی ہے. اور یہاں کے جو ادارے ہیں, یہاں کے جو پبلک ہے, یہاں کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں, ان سب کو پتہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ کس طریقے سے مینوپولیشن کرتا ہے, کس طریقے سے جھوٹا پروپیگنڈا کرتا ہے. اس کا چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت جو دنیا کے حالات ہیں, جس طرح یہ یوکرین کی وار ہے, غزہ کی وار ہے, اس میں جو جس طریقے سے یہ ویسٹ جو ہے وہ اپنے مفادات کے لیے بہت ساری چیزیں جو ہیں اس کو وہ ریز نہیں کر رہا, اس لیے کہ کہیں جو ہے نا جو ان کے معاملات ہیں, بھارت بہت بڑی مارکیٹ ہے اس کے حوالے سے بھی. لیکن پبلک میں جو سینٹیمنٹ پائے جاتے ہیں وہ بھارت کے خلاف اس لیے جا رہے ہیں کہ بھارت نے جھوٹا پروپیگنڈا کیا. بھارت آج بھی جھوٹا پروپیگنڈا کر رہا ہے, تو لوگ اب ماننے کو تیار نہیں ہے. جس طرح پہلے ہمارے ساتھی کہہ رہے تھے کہ بھئی اگر امن ہے, اگر سارا کچھ ٹھیک ہے ادھر, تو آپ انٹرنیشنل آرگنائزیشن کو جانے کی اجازت دیں. آپ جو انٹرنیشنل میڈیا ہے, آپ دیکھیں کہ جب الیکشن تھے تو انہوں نے الجزیرہ پہ بھی پابندی لگا دی تھی, ان کو بھی نہیں آنے دیا تھا. تو اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ بھارت کو خوف ہے, بھارت کو پتہ ہے کہ جو کچھ وہ بتا رہا ہے وہ جھوٹ ہے. اسی لیے وہ اپنے جھوٹ کو بے نقاب ہونے سے بچنے کے لیے وہ نہ NGOs کو, نہ فارن جو فیکٹ فائنڈنگ مشنز ہیں ان کو جانے دیتا ہے. تو یہ چیزیں یہاں پہ بہت زیادہ اس کی وہ ہو رہی ہے. لیکن انفارچونیٹلی اس وقت جو سچویشن ہے دنیا کی, ان حالات میں بھی کہ ابھی ہمیں وہ ریلیف نہ ملے. لیکن ایک بات شور ہے کہ دنیا جان چکی ہے کہ بھارت
झूठ पे मबनी प्रोपेगेंडा करता है। भारत जो कहता है वो ना तो उसकी कोई हकीकत होती है, बल्कि वो जो टेररिस्ट और बच्चों को जो अगवा करके शहीद करते हैं उस पर भी सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब तक हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम यहाँ के लोगों तक, यहाँ के इंस्टीट्यूशन तक अपने उन बहन भाइयों की आवाज़ और जो हकायक हैं मकबूजा कश्मीर के अंदर वो यहाँ तक पहुँचाते रहें। ठीक है, अली रज़ा साहब सर ज़रा ये फरमाइएगा कि कहना बजा होगा कि भारत इस वक्त जो है वो एक्सट्रीम साइकोलॉजिकल प्रेशर का शिकार है, क्योंकि जो वो मज़मूम मकासद लेकर मकबूजा कश्मीर में अपनी धाक बिठाना चाहता था उसमें भी नाकामी हुई। ना सिर्फ उसमें नाकामी हुई है बल्कि उसके अपने घर के अंदर आग लगी हुई है। वहाँ पर हिंदुत्व को जिस तरह से वो परवान चढ़ाने के लिए जो है वो कत्तो गारत का बाजार गर्म कर रहा है, सहाफ़ियों की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहा है, मीडिया वर्कर्स पर जो है वो पाबंदियाँ लगा रहा है, मसाजिद को जो है वो शहीद कर रहा है। तो ये उसकी बौखलाहट का भी शिकार है, ना सिर्फ इसका शिकार है बल्कि अपनी, ऐसा लगता है जैसे वो हार चुका है, लेकिन सिर्फ अपनी एक फेस सेविंग के लिए वो इन चीजों को आगे धक्का लगा रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय इक़दामात, भारत ने जिस तरीके से मकबूजा कश्मीर के अंदर जो कुछ किया है पिछले 76 साल से और खासकर ये 2019 से, तो उनको पता है कि वो हार चुके हैं। लेकिन वो ये जो इस वक्त दुनिया के हालात बने हुए हैं, इसमें मोदी साहब अपना एक वो फायदा हासिल करते हुए कि दुनिया की तवज्जो जो है वो मिडिल ईस्ट और यूक्रेन पे है, इस पे वो अपने इक़दामात करते जा रहे हैं। लेकिन ये ताकत के जरिए जो उनका जो ताकत का नशा है, वो समझते हैं कि ताकत के जरिए मसले को हल कर लेंगे, ये वो गलतफहमी पे हैं। और मैं समझता हूँ कि ना वो पहले कामयाब हुए और ना आइंदा कामयाब होंगे। कश्मीरी अपनी रेजिस्टेंस जो है, अपने हकूक की जो जंग है वो जारी रखेंगे। ठीक, ये मैं कहूँ कि बहुत सारी ताकतें जो अपने आप को ताकत के नशे में होती हैं, एंड ऑफ द डे उनको शिकस्त भी होती है। शाहजी, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने यकीनन रेस किया। इस हवाले से मैं आबिर महबूब साहब आपको इसमें शामिल करूंगा। डीलिमिटेशन कमीशन जो है 2026 में इंडियन असेंबली ने कहा था कि 2026 से पहले डीलिमिटेशन नहीं हो सकती। डीलिमिटेशन कमीशन को गैर कानूनी तौर पे मकबूजा कश्मीर के अंदर लाया गया और उससे जम्मू में 6 सीटें मजीद बढ़वाई गई और एक वैली की सीट बढ़वाई गई। इसी तरीके से रिजर्व सीट भी बढ़वाई गई। मकसद क्या था कि जो अगर ये कठपुतली इंतखाबात करवाएंगे तो उसमें इनको फ़ायदा हो। अब ये फरमाएगा कि जो अभी नाम नहाद इंडिया के जनरल इलेक्शंस के इंतखाबात हुए, उसमें जो लिटमस टेस्ट बीजेपी ने एक दिया कि हम उसकी आउटकम ज़रा चेक करते हैं, किस हद तक उन्हें शिकस्त फाश का सामना करना पड़ा वैली के अंदर भी, जम्मू के अंदर भी। और इंजीनियर रशीद को लोगों ने जिसे कहते हैं कि वो अपनी एहतजाज का वोट दिया। यासर पे एक तो ये बात है जिस तरह इंजीनियर रशीद साहब का कहा कि जेल के अंदर से वो जिस भारी मार्जिन से जीते हैं, बाकी जो नशिस्तें हैं, और भारत नवाज जो महबूबा मुफ्ती साहिबा हार गई हैं, उमर अब्दुल्ला साहब हार गए हैं, और उमर अब्दुल्ला भी आ गया, उमर अब्दुल्ला भी आ रहे हैं। इसी तरह जो है, मैं आपको बताता हूँ ना कि ये तो सिर्फ एक आईना दिखाया ना उन्हें। जब आईना दिखाया तो उसके बाद मेरा ये ख्याल है कि वो जो डीलिमिटेशन वाली प्रोग्राम तो उनका बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। मेरा ये ख्याल है कि जिस अंदाज से भारत सोच रहा था, उसकी जो अदादो शुमार हैं, जो उसकी कैलकुलेशन है, उसके ऊपर वो अहदाफ जो है वो हासिल नहीं कर पा रहा, और वो जो है एक से ऊपर एक जो है वो ब्लेंडर कर रहा है, गलती कर रहा है। यहाँ पे मैं एक अहम बात की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि अभी क्योंकि इस्तिस्वाब राय नहीं हुआ, कश्मीरियों को बुनियादी हक नहीं मिला, तो अभी हम ये जो अदादो शुमार देख रहे हैं, हम मकबूजा कश्मीर की आबादी देखते हैं, हम आज़ाद कश्मीर की आबादी देखते हैं, हम गिलगित बल्तिस्तान की आबादी देखते हैं, अभी हम वो नहीं देख रहे जो पाकिस्तान में महाजरीन मकीम हैं, जिनकी तादाद अभी आप ये देखें ना, सियालकोट, नारोवाल, शकरगढ़ जो है, वहाँ पे 1 मिलियन से ज़्यादा लोग रहते हैं। तो अब ये मिला के आप देखते हैं तो ये 2 करोड़ से ज़्यादा चले जाते हैं। जैसे मैंने बताया था कि हमारी बहन ने जो अदादो शुमार दिए वो 89 के बाद के दिए, इसी तरह ये जो अदादो शुमार है कश्मीरियों की तादाद जो है वो 2 करोड़ से ज़्यादा है। अगर उनके रकबे के एतबार से देखें, पीस ऑफ लैंड देखें, उसकी जोग्राफियाई सूरत हाल देखें, वो भी दुनिया के 33% ममालिक से शायद बड़ी है, और आबादी के एतबार से देखें तो वो भी बहुत एक जो है दुनिया के चंद बड़े ममालिक में से वो आ सकता है। मैं ये समझ रहा हूँ कि इससे इस बुनियाद पर ही देखें, अगर आप इतने बड़े जो है
وہ انسانوں کے سمندر کے ساتھ جو ہے وہ ظلم اور زیادتی کریں گے، تو جب یہ بلاسٹ ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ آج آپ یہ دیکھیں نا، یہ غزہ کی وجہ سے یہ آ رہا ہے، مشرق وسطیٰ جنگ کی لپیٹ میں آہستہ آہستہ جو ہے وہ کر رہا ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ دنیا کو اس کی سنجیدگی کے ساتھ دیکھنا ہوگا۔ یہ جو سمبالک ڈیز ہوتے ہیں، یوم یکجہتی کشمیر ہو، یوم سیاہ ہو یا یوم استحصال ہو، تو یہ دنیا کا ضمیر جھنجھوڑنے کے لیے منائے جاتے ہیں، اور مہذب قومیں جو ہیں یاسر صاحب وہ اسی طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کرتی ہیں۔ اور اگر وہ دوسرا طریقہ اگر وہ اقوام عالم اگر اس طرف چل پڑے تو میرا یہ خیال ہے کہ اقوام عالم کو، عالمی عدالت انصاف کو اس طرف دیکھنا ہوگا، ورنہ یہ جب یہ ڈیزاسٹر ہوگا تو میرا یہ خیال ہے دنیا کے کنٹرول سے باہر ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ٹورڈز دا ویری لاسٹ اینڈ آف دا فرسٹ سیگمنٹ زاہد صاحب، میں اس میں آپ کو شامل کروں گا، یہ فرمائیے گا کہ کہتے ہیں کہ کشمیری اپنے طور پہ اس احتجاج میں اپنا بدلہ لے رہے ہیں، یہ خاموش احتجاج کا نام دیا جا رہا ہے۔ ہاؤ ڈو یو سی دس؟ دیکھیں جی، مظلوم کے پاس سوائے احتجاج کے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ مظلوم کا بہت بڑا ہتھیار ہوتا ہے کہ وہ احتجاج کرے، ظالم کے خلاف کرے، احتجاج کرے، کیونکہ کشمیری نے پچھلے 74-75 سال میں کے دوران ہندوستان کے ظلم بربریت کا جس مردانگی سے، جس بہادری سے مقابلہ کیا ہے، تو 2019 کے بعد جس طرح کشمیری عوام ثابت قدم رہے ہیں تمام ظلم، تمام جبر کے باوجود۔ آپ دیکھیں پچھلے دنوں انہوں نے امیر جماعت ڈاکٹر فیاض صاحب کو صرف اس لیے رہا کیا گیا 5 دنوں کے لیے تاکہ وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کریں کہ یہ الیکشنوں میں حصہ لیں گے۔ دیکھیں تلوار کے زور پہ، بندوق کے زور پہ آپ کسی سے کچھ بھی کہلوائیں گے، ان کو دوبارہ جیل بھیج دیا گیا۔ جو ابھی بات ہو رہی تھی انجینئر رشید صاحب کی، کشمیریوں کو ویسے کبھی نہیں رہا ہے کہ ہندوستان کے الیکشنوں سے واسطہ، مگر آپ دیکھیں کہ صرف ہمدردی کے بنیاد پہ، ہندوستان کے نفرت کے بنیاد پہ عمر عبداللہ کو جیل میں بیٹھا ہوا انجینئر رشید ہراتا ہے۔ یہ ہندوستان کے لیے اور بی جے پی کو بھی ہراتا ہے، بی جے پی کو ہراتا ہے۔ یہ کھلا پیغام ہے ان کے لیے۔ دیکھیں عملاً، دیکھیں نا آپ عملاً کیا ہو رہا ہے، بی جے پی کو کینڈیڈیٹ نہیں ملا ہے وادی میں الیکشن پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے۔ تو یہ اصل وہ حقائق ہیں جو مقبوضہ کشمیر کے زمین پہ ہیں، تو دنیا کو دیکھنا چاہیے، ہندوستان کو سمجھنا چاہیے۔ دیکھیں یہی حالات نہیں رہتے ہندوستان کو، اگر اب یہ گمان ہے کہ میں طاقت کے بل بوتے پہ، طاقت کے بنیاد پہ کشمیریوں کو دبا کے رکھ سکوں گا، یہ ممکن نہیں ہے۔ بالکل ممکن نہیں ہے، لیکن یہاں پر وقت کا بریک سے جب واپس آئیں گے تو ڈسکشن جاری رہے گی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔